बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री। और एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर के 4 मुख्य घेरे होते हैं, बाह्यदल चक्र या कैलिक्स, दूसरा दल चक्र या करोला, तीसरा एंडोसियम जो मेल फ्लावर होता है, चौथा बीच में फीमेल फ्लावर या पिस्टिल जिसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसमें लाइफ हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जीवन चक्र को पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टडी किया था। इसमें मेल गैमीट कैसे बनते हैं और फीमेल गैमीट कैसे बनते हैं। तो मेल गैमीट या नर युग्मकों का जो निर्माण होता है, नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। और जो मादा युग्मक होते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पराग कणों का निर्माण हुआ और मेगा स्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल का, बीजांड का निर्माण हुआ जो कि फीमेल गैमीट है। इसके पश्चात अगला स्टेप आता है परागण या पॉलिनेशन। परागण या पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर या पराग कोश से पराग कणों का निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और इसके पॉलिनेशन या परागण के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। परागण की प्रक्रिया के पश्चात होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया में क्या प्रक्रिया होती है? मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जाइगोट और एंडोस्पर्म बनता है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन पढ़ा था कि द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया या डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज है वो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसमें बताया था कि जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है, फर्स्ट मेल गैमीट या प्रथम नर युग्मक एग सेल से मिलता है जिससे कि जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है और उसी से नए पौधे का जन्म होता है। और इसके पश्चात जो द्वितीयक नर युग्मक होता है, सेकेंड मेल गैमीट होता है, वो द्वितीयक केंद्र पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मिलता है तो एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था लास्ट टर्म पर डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ था। एंडोस्पर्म के पश्चात उसमें एम्ब्रियो या जाइगोट का निर्माण हुआ था। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बना रहता है, तो उन बीजों को हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं रहता है बीजों में तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो बीज 2 प्रकार के होते हैं एंडोस्पर्म के आधार पर।
नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये सब एंडोस्पर्मिक सीड है, भ्रूणपोषी बीज है। और नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे कि होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक कौन से होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, जैसे कि चना, मटर, मूंगफली, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक है, इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। खैर, ये तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके थे। इसी के पश्चात जो एंडोस्पर्म बनता है, अब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट, अब फर्टिलाइजेशन के पश्चात दो संरचनाएं बन जाती हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। तो जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनता है उससे तो प्लांट डेवलप होगा। दो तरीके के प्लांट एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जो एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होगा, एक बीजपत्री का और द्विबीजपत्री का अलग अलग होगा। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग होगा और डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अलग होगा, दोनों का अलग अलग प्रकार का होता है। और इसी प्रकार से एंडोस्पर्म भी है। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष, भ्रूणपोष जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो एंडोस्पर्म में तीन प्रकार के होते हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर और हिलोबियल। तो जैसे कि जो सेलुलर, न्यूक्लियर और हिलोबियल, तीन प्रकार के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होते हैं। अब सेलुलर कैसा होता है, तो न्यूक्लियर कैसा होता है? न्यूक्लियर में और सेलुलर में और हिलोबियल में। न्यूक्लियर में क्या होता है कि इसका न्यूक्लियर का न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है और पूरे एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस इसका फैल जाता है। और हिलोबियल में क्या होता है कि पहली बार जब डिवाइड होता है न्यूक्लियस, तो उसके बाद इसमें बीच में सेप्टम बन जाता है, दीवार बन जाती है, और उसके पश्चात न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, लेकिन इसके बीच में कोई सेल वॉल निर्माण नहीं होता है और केंद्रक विभाजित होता रहता है। केंद्रक विभाजित होता रहता है लेकिन सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है हिलोबियल में। और न्यूक्लियर में न्यूक्लियर लगातार डिवाइड होता रहता है। और सेलुलर में क्या हो जाता है कि सेलुलर में न्यूक्लियस डिवीजन होने के साथ साथ इसमें सेल वॉल भी फॉर्म हो जाती है। इसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होता जाएगा और सेल वॉल भी फॉर्म होती जाएगी। न्यूक्लियस डिवाइड होता जाएगा, सेल वॉल फॉर्म होती जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, तीन प्रकार के होते हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर और हिलोबियल। और इसके पश्चात जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, डाइकॉट, मोनोकॉट का अलग, ये तो पहले एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म तीन प्रकार के होते हैं। अब इसके पश्चात हम लोग पढ़ लें क्या कि फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन क्रिया के पश्चात जब जाइगोट और बन गया, एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसके पश्चात
ये देख लेते हैं कि जो फ्लावर होता है तो निषेचन के पश्चात उसमें जो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बता दें कि निषेचन के पश्चात फ्लावर में क्या परिवर्तन हो जाता है कि ये बायदल जो होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं। कैलिक्स या बायदल सूख कर के गिर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और करोला भी सूख कर गिर जाते हैं, और ये एंड्रोसियम या पुंकेसर भी, मेल फ्लावर भी सूख कर के गिर जाता है। और इसी प्रकार से स्टिग्मा भी सूख कर गिर जाता है, और स्टाइल भी सूख कर के गिर जाता है। सब चीज़ें गिर जाती हैं। बस लास्ट में ये बीच का नीचे का जो ओवरी भाग है, अंडाशय या ओवरी, ये जो ओवरी होती है, अंडाशय जो होती है वो फ्रूट में बदल जाती है। ठीक है। निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो अंडाशय होता है, ओवरी होती है, वो फ्रूट में, फल में बदल जाती है। और जो इसके अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, ओव्यूल या बीजांड होता है, वो सीड में बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये ओव्यूल या बीजांड सीड में या बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ओव्यूल सीड में चेंज हो गया, ओवरी फ्रूट में या फल में परिवर्तित हो जाती है। और इसके पश्चात इसमें जो बीजांड की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, इसमें अंदर जो सेल्स होते हैं, ये एग सेल, तो एग सेल जो होता है वो तो जाइगोट बन गया, पोलर न्यूक्लियस वो एंडोस्पर्म बन गया। और इसके अलावा बचते क्या क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स ये सब नष्ट हो जाते हैं, और साइनर गिट्स भी जो नीचे होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के पश्चात निषेचन क्रिया के बाद बायदल सूख के गिर जाते हैं, दल भी सूख के गिर जाते हैं, पुंकेसर या मेल फ्लावर सूख के गिर जाता है, स्टिग्मा स्टाइल, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये भी सूख के गिर जाते हैं। और जो अंडाशय होता है, ओवरी, वो फ्रूट में या फल में परिवर्तित हो जाती है। और जो बीजांड है, ओव्यूल है, वो सीड में या बीज में बदल जाता है। और इसके अलावा बीजांड के अंदर जो मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, एंटीपोडल सेल्स होते हैं 3, वो भी नष्ट हो जाते हैं, और साइनर गिट्स या सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के पश्चात पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। और भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, डाइकॉट और मोनोकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के भ्रूण का जो विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।